guys, welcome to our YouTube channel Civil Easy. Today we will discuss about new topic एग्रीगेट. ठीक है, आज हम देखेंगे एग्रीगेट के बारे में. एग्रीगेट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एग्रीगेट, है ना. एग्रीगेट, तो एग्रीगेट का जो यूज करते हैं हम, एग्रीगेट का यूज हम एज अ फिलर मटेरियल यूज करते हैं. ठीक है, और जब इस फिलर मटेरियल को हम किसी बाइंडिंग मटेरियल के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा या तो मोर्टार बनता है या तो हमारा क्या बनता है, कंक्रीट बनता है. ओके, ठीक है. यदि हम एग्रीगेट की बात करें तो बिना एग्रीगेट के तो कंक्रीट बनाना पॉसिबल ही नहीं है और मोर्टार बनाना भी हमारा पॉसिबल नहीं है. जैसे यदि हम बात करते हैं फाइन एग्रीगेट में हम सैंड का यूज करते हैं मोर्टार बनाने के लिए, और कंक्रीट बनाने के लिए हम कोर्स एग्रीगेट का यूज करते हैं, है ना. तो बेसिकली ये एग्रीगेट आता कहाँ से, तो ये एग्रीगेट जो है हमारा, जो हमारी रॉक होती है, तीन तरीके की हमारी रॉक होती है जिसको हम यदि बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, हमारी इग्नियस रॉक हो गई और सेडिमेंट्री रॉक हो गई. तो इनके डिसइंटीग्रेशन से हमको क्या मिल जाता है, एग्रीगेट मिल जाता है ना. तो यदि कहीं पर भी हमने कंक्रीट बनाई हुई है तो उसका 70 to 80% वॉल्यूम किसका होता है, हमारी जो कंक्रीट में 70 to 80% वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, एग्रीगेट का होता है. तो बेसिकली हम बात करें तो एग्रीगेट के कारण ही हमको क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है ना. इस एग्रीगेट को यदि हम बात करते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन के, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप से किया गया है. एक तो अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से, यूनिट वेट के हिसाब से और मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से जो हमारा एग्रीगेट है उसका क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले हम यदि जियोलॉजिकल ओरिजिन के हिसाब से देखें तो दो तरीके से हमारे एग्रीगेट होता है. एक तो हमारा होता है नेचुरल एग्रीगेट और एक हमारा होता है आर्टिफिशियल एग्रीगेट. नेचुरल एग्रीगेट जो हमको डायरेक्ट मिल जाता है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो हम रॉक्स को क्रश करके बनाते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, आर्टिफिशियल एग्रीगेट हो जाएंगे. ठीक है, यदि मैं नेचुरल एग्रीगेट में बात करता हूँ तो नेचुरल एग्रीगेट क्या होते हैं, जो क्रशिंग ऑफ रॉक्स, रॉक की क्रशिंग से जो हमको मिलते हैं नेचुरली या वेदरिंग एक्शन के कारण, है ना. तो जो डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक्स का क्रश होना, वो हमको किससे मिलता है, नेचुरल एग्रीगेट के अंतर्गत आएगा वो. या जो रिवर बेड से हमको जो एग्रीगेट मिलते हैं, रिवर बेड से जनरली हमको फाइन एग्रीगेट मिलता है ना. तो रिवर बेड से जो एग्रीगेट मिलता है वो भी हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, नेचुरल एग्रीगेट के अंतर्गत आ जाएगा. अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर रिवर बेड से जो एग्रीगेट मिलता है हमको, जो नदियां होती है, नदियों के द्वारा जो बहाकर जो फाइन एग्रीगेट लेकर आए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं. तो उनका जो शेप होता है वो कैसे हो जाते हैं, राउंडेड शेप के हो जाते हैं. जब वो राउंडेड शेप के हो जाते हैं तो इनकी जो राउंडेड शेप, इनके बीच में यदि मैं देखूं कि इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है इनका जो है ना, वो क्या होता है, कम होता है. तो इनके बीच में यदि मैं बात करूंगा कि ये वाले पोर्शन इसमें फ्रिक्शन कम मिलेगा. फ्रिक्शन कम मिलता है मतलब ये स्मूथ होंगे, पार्टिकल स्मूथ होंगे, तो इसकी वर्केबिलिटी कैसी होती है, इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है ना. तो ये याद रखना है, जो रिवर बेड से जो हमको एग्रीगेट मिलते हैं उनकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है. नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं आर्टिफिशियल एग्रीगेट की, तो आर्टिफिशियल एग्रीगेट जो हम क्रशिंग ऑफ ब्रिक के क्रश होने से जो बनते हैं, ब्रिक बेड से बनते हैं या सॉडस्ट वगैरह से बनते हैं, ये एग्रीगेट क्या कहलाए जाएंगे, हमारे आर्टिफिशियल. अब आर्टिफिशियल एग्रीगेट भी कुछ भी हो सकते हैं, फाइन एग्रीगेट भी हो सकते हैं और कोर्स एग्रीगेट भी हो सकते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं साइज के हिसाब से एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन. तो साइज के हिसाब से इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, सबसे पहले आता है आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड साइक्लोपियन एग्रीगेट. यदि हम बात करता हूं फाइन एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट जिनका जो साइज है वो कितना हो, 4.75 mm से क्या हो, कम होगा. ऐसे एग्रीगेट या ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज क्या हो, 4.75 mm से कम होगा, वो क्या कहलाएंगे, फाइन एग्रीगेट कहलाएंगे, है ना. अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मिनिमम साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना होता है. तो मिनिमम साइज जो होता है फाइन एग्रीगेट का वो कितना होता है, 0.6 mm या 600 माइक्रोन, है ना. अच्छा, फाइन एग्रीगेट में हमारा सैंड भी आता है ना. तो जो हमारी जो फाइन सैंड है, यदि मैं इसको बात करूं IS 4383 के हिसाब से, जो हमारी सैंड है उसको भी 4 जोन में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4. जैसे जैसे आपके जोन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सैंड और ज्यादा फाइन होती जाएगी. ठीक है, तो एग्जाम पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सैंड है हमारी उसको कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, तो उसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है ना. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कोर्स एग्रीगेट. यदि हम बात करते हैं तो जो कोर्स एग्रीगेट है उसका जो साइज, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज कितना हो, 4.75 mm से 75 mm के बीच में हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोर्स एग्रीगेट कहलाते हैं. अब कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है ना. कोर्स एग्रीगेट का जो साइज है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी थिकनेस ऑफ मेंबर पे, स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट बार,
या क्लियर कवर में। अब किस तरीके से इस पे डिपेंड करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे यदि मैं बात कर रहा हूँ जो इसका कोर्स एग्रीगेट का साइज है वो डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ मेंबर पे। तो यदि हमारा कोई भी मेंबर है, जैसे यदि मैं बात करता हूँ बीम ले लूं, है ना, जैसे हमने एक मेंबर ले लिया बीम, और इस बीम का जो इसकी जो डेप्थ, इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस मान लो 100 mm की है ना। तो जो हमारा कोर्स एग्रीगेट इसके लिए जो हम यूज करेंगे उसका साइज क्या होगा, तो उसका जो साइज होगा वो होगा हमारे कोर्स एग्रीगेट का साइज वो होगा 100/4, है ना, मतलब 25 mm। तो 25 mm का हम कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे इस बीम के लिए, है ना, इस मेंबर के लिए। नेक्स्ट चीज यदि हम देखते हैं स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट बार, है ना, तो मान लो एक बार ये है, एक बार ये है ना, इन दोनों बार के बीच की जो स्पेसिंग है वो कितनी हमारी, सपोज दैट वो 20 mm है या 25 mm ले लेते हैं, है ना, इनके बीच की जो स्पेसिंग वो कितनी है 25 mm। तो हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है उसका साइज क्या लेना पड़ेगा हमको, जो कोर्स एग्रीगेट का है साइज है वो हमको लेना पड़ेगा 25 mm माइनस 5 mm, तो ये हो जाएगा 20 mm, ठीक है। तो मतलब हमको जितना भी हमारे स्पेसिंग होगी उससे हमको 5 mm क्या करना है, कम करना है, ताकि यदि आप इससे ज्यादा ले लोगे तो आपका एग्रीगेट यहाँ पे फंस जाएगा, है ना, वो प्रॉपर से कॉम्पैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर वॉइड्स बन जाएंगे जिससे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको ऐसे एग्रीगेट लेना पड़ेगा ताकि एग्रीगेट यहाँ पर अच्छे से जाके क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए। सेकेंड चीज यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जो हमारा कोर्स एग्रीगेट का साइज है किस पर डिपेंड करता है, क्लियर स्पेसिंग पर। अब क्लियर स्पेसिंग क्या होता है, जैसे यदि मैं एक बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ये हमारी बीम है और इस बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये इसकी टोटल डेप्थ हो गई, है ना, और इस पे ये आपके स्टील के बार पड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसके एंड से ये यहां से लेकर ये यहां तक, ये जो है आपका ये क्या कहला जाएगा, हमारा क्लियर कवर कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, क्लियर कवर। अब जितना भी हमारा क्लियर कवर होगा उससे हम, मान लो हमारा क्लियर कवर कितना है, हमारा 15 mm है ना, क्लियर कवर हमारा कितना है 15 mm। तो हमको जो कोर्स एग्रीगेट, यहाँ पर जो कोर्स एग्रीगेट यूज होंगे, कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होगा हमारा, वो भी हमारा हो जाएगा 15 mm माइनस 5 mm, मतलब 10 mm का हमको क्या करना है, कोर्स एग्रीगेट यूज करना है। यदि आप इससे ज्यादा का यूज कर लोगे तो एग्रीगेट कुछ इस तरीके से आपकी सरफेस अनइवन हो जाएगी, है ना। तो हमको जो कोर्स एग्रीगेट का साइज है वो डिपेंड करता है तीन चीज पे, थिकनेस ऑफ मेंबर पे, स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट बार और क्लियर कवर पे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरसीसी वर्क के लिए कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना यूज करते हैं जनरली, है ना। तो जनरली हम 20 mm का साइज यूज करते हैं, 20 mm साइज यूज करते हैं कोर्स एग्रीगेट के लिए। नेक्स्ट हमारा साइक्लोपियन एग्रीगेट। साइक्लोपियन एग्रीगेट क्या कहलाता है, हमारा ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज हमारा 75 mm से ज्यादा होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे साइक्लोपियन एग्रीगेट कहलाते हैं। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं एग्रीगेट का शेप के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू शेप। तो यदि शेप के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहला जो हमारा एग्रीगेट होता है वो होता है हमारा राउंडेड एग्रीगेट, है ना, राउंडेड एग्रीगेट। अब राउंडेड एग्रीगेट मतलब क्या, राउंडेड एग्रीगेट कुछ इस तरीके से, हमारा राउंडेड एग्रीगेट इस तरीके से होगा हमारा, है ना, इस तरीके से, ठीक। अच्छा, तो यहां पर क्या याद रखना है, इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है वो सबसे कम होता है ना। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सबसे कम होता है, कहने का मतलब ये है इसका ये वॉल्यूम हो गया और इसका ये सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितने परसेंट वॉइड्स को शो करता है, तो ये अप्रोक्सीमेट 32% वॉइड्स को शो करता है। एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है कि इस पे जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स का कितने परसेंट शो करता है, ये हमारा वॉइड्स तो 32% वॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है। अब जब ये 32% वॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है मतलब हमारा सीमेंट पेस्ट क्या होगा, कम ही लगेगा इस पे, है ना, यदि हम राउंडेड एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, जब हम राउंडेड एग्रीगेट यूज करेंगे तो हमको ये इस पर फ्रिक्शन कम मिलेगा, है ना, इस पर फ्रिक्शन कम मिलेगा। और जब इस पर फ्रिक्शन कम मिलेगा मतलब कहने का ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस रहेंगे, और स्मूथ सरफेस रहेगी तो हमारी वर्केबिलिटी तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इनके बीच में यदि इंटरलॉकिंग की बात करें तो इंटरलॉकिंग भी क्या होगी, इंटरलॉकिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी राउंडेड एग्रीगेट की। इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर एग्रीगेट। इरेगुलर एग्रीगेट का मतलब मैं यदि बात करूं तो इरेगुलर एग्रीगेट कुछ इस तरीके का एग्रीगेट है ना, ये इरेगुलर एग्रीगेट है। तो यदि इस पर बात करूंगा तो सरफेस वॉल्यूम जो रेशियो होगा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, वो थोड़ी इससे ज्यादा होगा,
है ना, राउंडेड एग्रीगेट से ज्यादा होगा। और इसकी जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग भी क्या होगी, जब फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा इस पे हमको, तो इसकी जो इंटरलॉकिंग है वो अच्छी होगी किसकी तुलना में, राउंडेड एग्रीगेट की तुलना में। यदि हम बात करेंगे कितने परसेंट वॉइड्स को शो करता है, तो ये 36% वॉइड्स को शो करता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो यूज है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए। जब हमको आरसीसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम ग्रेड देखेंगे, और ग्रेड के हिसाब से जो हमारा ऑर्डिनरी कंक्रीट होगा वो हमारा वहां पे आरसीसी पे हम देख लेंगे। तो जनरली यदि हम ऑर्डिनरी कंक्रीट की यदि बात करते हैं तो वहां पर हम इसका इरेगुलर एग्रीगेट को यूज करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा एंगुलर एग्रीगेट। अब एंगुलर एग्रीगेट क्या होता है हमारा, तो एंगुलर एग्रीगेट जिसपे एंगल्स मिले कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर एग्रीगेट हो जाएगा। तो इस पे वॉइड्स ज्यादा आएंगे, जब इनको आप अरेंज करेंगे तो इन पे हमारे वॉइड्स ज्यादा आएंगे, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस पे क्या है, वॉइड्स ज्यादा आएंगे, तो ये कितने परसेंट वॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये अप्रोक्सीमेट 40% वॉइड्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पे सीमेंट पेस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि हम बात करें तो इसकी इंटरलॉकिंग की, आपस में जुड़ने की, आपस में कनेक्ट होने की, तो कनेक्ट होने के लिए इसकी जो इंटरलॉकिंग रहेगी वो ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा। फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ज्यादा फ्रिक्शन मतलब वर्केबिलिटी कम, और वर्केबिलिटी का मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो एजेस है वो शार्प होती हैं, एंगुलर होती हैं और रफ होती हैं, है ना, इस तरीके से। यदि हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्रीगेट कौन सा, हमारा फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट में यदि हम देखते हैं तो इसकी ना तो वर्केबिलिटी अच्छी होती है और ना ही इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। फ्लैकी एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट जिनकी थिकनेस, है ना, फ्लैकी मतलब होता है चपटा, है ना, और इलोंगेटेड मतलब होता है लेंथ में। तो हम इसकी जो बात करेंगे, हम थिकनेस के रिस्पेक्ट में फ्लैकी की बात करेंगे, और इलोंगेट की यदि बात करेंगे तो लेंथ के हिसाब से बात करेंगे। तो फ्लैकी एग्रीगेट क्या कहलाते हैं, फ्लैकी एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट जिनकी थिकनेस क्या हो, लेस देन हो 0.6 इंटू मीन साइज से, है ना। इसका न्यूमेरिकल हम अभी देखेंगे। यदि इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो हो वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, 1.8 इंटू मीन साइज से, है ना। यहां तक की चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका क्लास एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट। यूनिट वेट के हिसाब से यदि हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो आपका ये 3 तरीके से क्लासिफाई होता है। एक होता है आपका लाइट वेट एग्रीगेट, एक होता है आपका नॉर्मल वेट एग्रीगेट, और एक होता है हमारा हैवी वेट एग्रीगेट। यूनिट वेट की यदि बात करो तो यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो लाइट वेट एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट जिनका यूनिट वेट है वो कहां तक हो, आपका 12 किलोन्यूटन पर मीटर क्यू तक हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइट वेट एग्रीगेट बोलेंगे। नॉर्मल वेट एग्रीगेट क्या कहलाता है, जिनका यूनिट वेट जो हमारा 23 टू 26 तक वेरी करता है वो हमारा नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहलाएंगे। और हैवी वेट एग्रीगेट जिनका जो हमारा यूनिट वेट है वो कितना हो, 28 टू 29 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैवी वेट एग्रीगेट बोलेंगे। नेक्स्ट जो हम यदि एग्रीगेट क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसके हिसाब से करते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से यदि हम एग्रीगेट को देखा तो ये भी 4 प्रकार से है। एक हमारा होता है मॉइस्ट एग्रीगेट, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, ड्राई एग्रीगेट एंड वेरी ड्राई एग्रीगेट। तो इसको हम जो बात करते हैं मॉइस्ट एग्रीगेट या मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से एग्रीगेट की, तो हम इस पे देखते हैं कोई भी हमारा एग्रीगेट तो उस पर पोर्स कितने हैं, पोर्स के हिसाब से देखेंगे और उसकी सरफेस के हिसाब से देखेंगे। तो यदि मैं बात करूं कि हमारा कोई भी एग्रीगेट है जो उसमें उसके अंदर जो वॉइड्स हैं, जो पोर्स हैं, है ना, यदि उसमें पूरी तरीके से वाटर फिल है ना, और उसकी जो सरफेस है, जो उसकी ये सरफेस है, यदि ये आपकी वेट है ना, तो इस तरीके के एग्रीगेट को क्या बोलेंगे, हम मॉइस्ट एग्रीगेट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट, तो सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट नाम से समझ में आ रहा है, सरफेस ड्राई एग्रीगेट जो उनके पोर्स होंगे, पोर्स में तो आपका वाटर जो है पूरी तरीके से फिल होगा, लेकिन जो उसकी सरफेस है, सरफेस क्या है आपकी, जस्ट अभी अभी क्या हुई है, ड्राई हुई है, मतलब बिल्कुल तुरंत ही आपकी क्या है वो ड्राई हुई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट। नेक्स्ट है हमारा ड्राई एग्रीगेट। यदि मैं ड्राई एग्रीगेट की बात करूं तो इसमें जो इसके एग्रीगेट के जो पोर्स हैं उनमें आपका कुछ मात्रा में तो मॉइस्चर कंटेंट है, लेकिन जो उसकी सरफेस है, सरफेस पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। जबकि वेरी ड्राई एग्रीगेट में यदि हम देखते हैं तो ना तो उसके पोर्स में आपका मॉइस्चर कंटेंट है और ना ही उसकी सरफेस में किसी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट है। तो आपको एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स अफेक्टेड बाय फॉलोइंग, है ना। यदि हमने एग्रीगेट को बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स किया,
है ना, बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिला दिया, तो जो मिक्स बना वो किस किस चीज से इफेक्ट होगा। बेसिकली हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट की, है ना, कि एग्रीगेट पे कौन कौन सी चीजों का इफेक्ट होता है ना, क्योंकि एग्रीगेट ही क्या है, मिक्स बनाएगा, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स अफेक्टेड बाय फॉलोइंग, सबसे पहले हम देखते हैं शेप। सबसे पहला फैक्टर जो है वो कौन सा हमारा, शेप। शेप किस तरीके से इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले यदि बात करें जो शेप है, शेप किस चीज को इफेक्ट करता है, जो हमारी एग्रीगेट, जो हमारा जो मिक्स होगा उसकी वर्केबिलिटी को और उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है। जैसे किस तरीके से वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है शेप हमारा, जैसे यदि हमने राउंडेड एग्रीगेट ले लिया, तो राउंडेड एग्रीगेट जो होता है उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। ऐसे यदि हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के टर्म में, यदि हमने स्ट्रेंथ के टर्म लिए तो जो राउंडेड एग्रीगेट है, राउंडेड एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ वो मिनिमम होती है, लेकिन एंगुलर एग्रीगेट की यदि हम बात करते हैं तो जो एंगुलर एग्रीगेट है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, लेकिन उसकी वर्केबिलिटी कम होती है। तो शेप का इफेक्ट पड़ता है ना हमारी एग्रीगेट का, कि राउंडेड एग्रीगेट तो उसकी वर्केबिलिटी अच्छी रहेगी, और यदि हमारा एंगुलर एग्रीगेट है तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। अच्छा, एंगुलरिटी के हिसाब से इस पे कुछ पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा एंगुलर एग्रीगेट है, एंगुलर एग्रीगेट होगा उसको एंगुलरिटी होती है। एंगुलरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास एक टर्म होता है एंगुलरिटी नंबर, है ना। क्या टर्म होता है हमारे पास, एंगुलरिटी नंबर, और इस एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू 0 से लेकर 11 तक वेरी करती है। एंगुलरिटी नंबर जो है वो डिपेंड करता है कि एग्रीगेट में वॉइड्स कितने प्रेजेंट हैं। यदि इफ वॉइड्स 33% प्रेजेंट है, मतलब एंगुलरिटी नंबर जो होगा हमारा उसकी वैल्यू होगी हमारी 0। यदि वॉइड्स हमारा 44% है तो जो उस पर एंगुलरिटी नंबर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 11 होगी। यहां तक की चीज क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो है हमारा सरफेस टेक्सचर। हमारे एग्रीगेट का जो टेक्सचर है वो हमारा स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। स्मूथ होने पर क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं। स्मूथ यदि हमारा एग्रीगेट है, ये उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ है, तो उसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, है ना। फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, जो हमारा सरफेस एरिया है वो कम मिलेगा, है ना। तो बेसिकली यदि हम बात करें तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, वर्केबिलिटी पर और स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। तो यदि फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा मतलब वो हमारा स्मूथ है, स्मूथ मतलब वर्केबिलिटी क्या रहेगी उसकी, अच्छी रहेगी। सरफेस एरिया कम मिलेगा, जब सरफेस एरिया कम मिलेगा हमको तो इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होगी, इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे यदि हम बात करते हैं रफ टेक्सचर है यदि एग्रीगेट का, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन तो ज्यादा होगा, सरफेस एरिया भी ज्यादा मिलेगा, रफनेस ज्यादा मिलेगी, और जब फ्रिक्शन ज्यादा, इंटरलॉकिंग अच्छी मतलब स्ट्रेंथ अच्छी, लेकिन यदि फ्रिक्शन ज्यादा है तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से यदि हम बात करें तो ग्रेड जो है जनरली पुअरली ग्रेडेड या उसी को हम यूनिफॉर्मली ग्रेडेड बोल देते हैं, और एक हमारा होता है वेल ग्रेडेड। सॉइल मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं हम इसको, थोड़ी सा वहां पर डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सा देखेंगे। पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड का मतलब क्या है कि एक ही साइज के पार्टिकल्स जो है मिक्स में मौजूद हैं, एक ही साइज के पार्टिकल्स, और जब एक ही साइज के पार्टिकल्स आप मौजूद होंगे तो इनमें जो वॉइड्स होगा, इनमें जो वॉइड्स होंगे, वॉइड्स ज्यादा होंगे। जब वॉइड्स ज्यादा होंगे तो सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना, जिसके कारण इसकी वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में यदि हम बात करते हैं वेल ग्रेडेड की, वेल ग्रेडेड का मतलब ये है कि जैसे हमारा ये एग्रीगेट है, तो ये हमारे एग्रीगेट कुछ इस तरीके के एग्रीगेट थे, कुछ एग्रीगेट फाइन थे, कुछ इस तरीके से जो इनमें वॉइड्स है इसमें फिल हो गए, है ना, और कुछ एग्रीगेट ऐसे हैं जो इनके बीच में भी फिल हो गए, है ना, इनके बीच में ही फिल हो गए कुछ इस तरीके से जाके, और नहीं मारे। तो इस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो डेंस स्ट्रक्चर बना, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी, वर्केबिलिटी भी उसकी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो हम वेल ग्रेडेड को क्या बोल सकते हैं, ऑल साइज ऑफ पार्टिकल्स। इसमें मैक्सिमम जितने पॉसिबल है उतने टाइप के, उतने साइज के एग्रीगेट हो सकते हैं, है ना। अच्छा, इस पे बेटर वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों अच्छी मिलती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, यदि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट हमको करना है तो किसके द्वारा किया जाता है, वो सीव एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। और जब हम सीव एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हम फाइनेस मॉडुलस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस का मतलब ये है कि किसी सॉइल सैंपल में या किसी भी सैंपल में हमारे मैक्सिमम टाइप के पार्टिकल का साइज कितना है, एवरेज साइज कितना है पार्टिकल का। तो ये फाइनेस मॉडुलस हमको क्या बताता है कि जैसे जैसे फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा जो एग्रीगेट वो कैसा होता जाएगा, फाइन होता जाएगा। फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू कम है मतलब हमारी जो एग्रीगेट है वो कैसा है, फाइन है। यदि फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है तो हमारा जो एग्रीगेट है वो कैसा है, कोर्स है। जैसे इसके टेबल से याद करेंगे, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट एंड फाइनेस मॉडुलस।
तो सबसे पहले फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड। फाइन सैंड के लिए जो वैल्यू है फाइनेस्ट मॉडुलस की 2.2 टू 2.6 तक है। मीडियम सैंड की यदि हम बात करते हैं तो 2.6 से 2.9 है। कोर्स सैंड की यदि हम बात करते हैं तो 2.9 से 3.2 तक है। उसके बाद यदि हम कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू है वो 5.5 से 8.0, मतलब बोल सकते हैं 5.5 से 8 तक वैल्यू है। तो फाइनेस्ट मॉडुलस ही डिसाइड करता है कि हमारा जो एग्रीगेट का है उसका साइज क्या है, बड़े टाइप के मतलब कोर्स एग्रीगेट है या फाइन एग्रीगेट है। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। अब हम देखेंगे एग्रीगेट पे होने वाले टेस्ट, है ना। टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं एग्रीगेट में। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑन एग्रीगेट, है ना। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग मैंने स्ट्रेंथ, टफनेस और हार्डनेस ये सारी चीज़ पहले भी समझा चुका हूँ मैं, यहाँ पर फिर से वही आया है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू ग्रेजुअल लोडिंग। ग्रेजुअल लोडिंग को रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी होगी, जो वैल्यू होगी, वही हमारी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी, है ना। अच्छा, तो स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, तो इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मिक्स, जो आपका एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ है वो मिक्स की, जो हमारा मिक्स होगा उसकी स्ट्रेंथ को भी क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। इसलिए हमको स्ट्रेंथ टेस्ट करना पड़ रहा है। स्ट्रेंथ टेस्ट जो है किसके अंतर्गत होता है हमारा? तो IS कोड 2386 1963 पार्ट 4, है ना, उसके अंतर्गत है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट। तो स्ट्रेंथ टेस्ट यदि हमको करना है तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसको जो परफॉर्म किया जाता है किसमें किया जाता है? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ना। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें आपकी 3 प्रकार की सीव होती है, एक आपकी 12 mm की सीव है और एक आपकी 10 mm की सीव है। इस तरीके से कुछ सैंपल होता है जिसपे आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो डाया है आपका इनर डाया 154 mm होता है। इसकी जो हाइट होती है 125 टू 140 mm तक वेरी कर सकती है। और हम जो एग्रीगेट जिनको हमको टेस्ट करना उसको हम लेकर आएंगे और हम 12 mm की सीव से उसको पास करेंगे। 12 mm की सीव से वो जो पास हो जाएगा और 10 mm की सीव पर जितना रिटेन हो जाएगा हम उसको क्या कर लेंगे? उसका वेट ले लेंगे। जो 10 mm की सीव पर रिटेन हो जाएगा उसका वेट हम ले लेंगे। उस एग्रीगेट को हम इस सैंपल पर डाल देंगे, इस सैंपल या सिलेंडर पर डाल देंगे। इस सिलेंडर पर डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे? ग्रेजुअल लोडिंग देंगे, धीरे 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 उस पर लोड लगाएंगे। कितना लोड लगाते हैं? ये जो हैमर या जो प्लंजर होता है, इसको हम प्लंजर बोलते हैं। इस प्लंजर का जो वेट होता है, इस प्लंजर का वेट होता है आपका 40 टन से आप धीरे धीरे उस पर लोडिंग बढ़ाते जाते हैं ना। जब आपके जो एग्रीगेट है आपके क्रश हो जाते हैं, क्रशिंग जब हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? ये सारे एग्रीगेट को उठाकर लाके हम कितनी सीव से 2.36 mm की सीव से उसको क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। और जो हमारा रेटेन जो हमारा आया, जो भी 2.36 mm की सीव से पास होने के बाद जितना वेट बचा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हमने बोल दिया W2। अब हम क्या निकाल लेते हैं? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू हमारी कितनी आती है? W2 डिवाइड बाय W1 इंटू 100। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको कुछ पॉइंट है जो याद रखने हैं एग्जाम पर्पज से। एक तो हमको सीव नंबर याद रखने हैं कि कौन कौन से सीव यूज करते हैं, कितना लोड लगाते हैं। इसका अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आप यदि याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं। इसका साइज भी है ना। एग्रीगेट क्रशिंग ये वाले एग्जाम पे पूछे जाते हैं। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अदर कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेम जैसा आपने एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किया है वैसे ही हम करेंगे किसको? इम्पैक्ट टेस्ट को, या हम बोल सकते हैं टफनेस टेस्ट को। टफनेस का मतलब क्या होता है? टफनेस का मतलब क्या होता है? हमारा रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट और सडन लोडिंग। स्ट्रेंथ और टफनेस में डिफरेंस यही होता है कि जब स्ट्रेंथ, तो हम स्ट्रेंथ से यदि बात करते तो स्ट्रेंथ या स्ट्रेस को रिलेट करके P/A से रिलेट करके लिखते हैं, है ना। बस यहाँ पर फर्क ये होता है स्ट्रेंथ में, यहाँ पर जो P है, जो लोडिंग है आपकी, वो कैसी है? आपकी ग्रेजुअल लोडिंग है। और यदि मैं बात करता हूँ आपका टफनेस के लिए तो यहाँ पर जो P होता है, P की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? आपकी इम्पैक्ट लोडिंग के कारण, है ना। तो रेजिस्टेंस टू इम्पैक्ट और सडन लोडिंग इज नॉन एज टफनेस। ये भी हमारा किस कोड के अंतर्गत है? IS 2386 1963 पार्ट 4 पे, है ना। इस पे बस डिफरेंस क्या आएगा? इम्पैक्ट लोडिंग करेंगे तो यहाँ पर तो मैंने आपका जो प्लंजर था इसको मैंने सटा के रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? इसको दूर से इम्पैक्ट लोडिंग मारनी है तो मेरे को इसको इम्पैक्ट करना तो थोड़ी सा दूर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए हाइट ऑफ फॉल आ जाता है। हाइट ऑफ फॉल कितना होता है? 38 mm का। उसके बाद इस पर जो आपको हैमर है उसको कितने बार आपको ब्लो करना है? तो आपको 15 टाइम्स ब्लो करना है। हैमर का जो वेट होता है वो कितना होता है? 14 kg का, है ना। तो सीव हमारी सेम है। हमने एग्रीगेट का सैंपल लिया, उसको 12.5 mm की सीव से पास करा दिया और जितना रिटेन होगा आपका 10 mm की सीव में उसका वेट ले लिया 10 mm। उसको हमने सिलेंडर पे रख दिया और सिलेंडर पे हमने क्या किया?
15 टाइम्स हैमर को ब्लोन किया, हाइट ऑफ फॉल इसका 38 mm है। उसके बाद जब ये क्रश हो जाएंगे तो एग्रीगेट को हम वापस निकाल लेंगे और 2.36 mm से क्या कर देंगे, इसको पास करा देंगे और उसका वेट ले लेंगे, उसका वेट हो जाएगा W2। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू की जो फिर से यहाँ पर सेम वैल्यू है यहाँ पर कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अदर कंस्ट्रक्शन के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वैल्यू, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट, है ना। हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर या रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, है ना। स्क्रैचिंग के लिए कितना रेजिस्टेंस, वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी। या वियर एंड टियर को रेजिस्टिंग कैपेसिटी जो हो जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएगी। इस पे ये याद रखना कोड सेम है लेकिन इसमें पार्ट 5 है। इन दोनों में जो IS कोड यूज हुआ था उसमें पार्ट 4 यूज हुआ था लेकिन इसमें पार्ट 5 यूज होगा, है ना। जैसे यदि हमको इतना ही याद हो जाता तो भी बहुत है, उसी पे से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट के लिए यदि हम बात करें तो 3 तरीके की मशीन यूज की जाती है। डोवल एब्रेशन टेस्ट मशीन यूज की जाती है, डॉरी एब्रेशन मशीन यूज की जाती है और लॉस एंजलिस मशीन भी यूज की जाती है। इसके अलावा हार्डनेस के स्केल भी होते हैं जो कि जैसे मोहर्स स्केल हो गया आपका, ब्रिनेल हार्डनेस स्केल हो गया, रॉकवेल हार्डनेस स्केल हो गया जो कि ब्रिनेल हार्डनेस का क्या है आपका एडवांस वर्जन है या मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे मोहर्स स्केल आपका मिनरल्स के लिए होता है और ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट आपका मेटल्स के लिए होता है ना। अब यदि हम एग्रीगेट टेस्ट में यदि हार्डनेस की बात करते हैं तो हार्डनेस टेस्ट के लिए जो हम एग्रीगेट के लिए बात करेंगे तो हम लॉस एंजलिस के लिए देख लेते हैं। लॉस एंजलिस मशीन के, लॉस एंजलिस मशीन में एक सिलेंडर होता है सैंपल में, है ना। इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, हमने अपने एग्रीगेट को फिल कर देते हैं और उसमें स्टील बॉल डाल देते हैं। 2 टर्म होते हैं, एक होता है हमारा एब्रेशन और एक होता है हमारा एट्रिशन। यदि सेम टाइप के पार्टिकल्स आपस में रबिंग हो रही है तो वो क्या कहला जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एट्रिशन। और एब्रेशन क्या होगा, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल, जैसे हमारी स्टील की बॉल हो गई और हमारे क्या हो गए एग्रीगेट, जब आपस में वो क्या कहोगे कनेक्ट होंगे या उनमें रबिंग होगी तो क्या हो जाएंगे, हमारा एब्रेशन हो जाएगा, है ना। और हम क्या कर देंगे, इस पे स्टील बॉल्स डाल के सिलेंडर पे और एग्रीगेट को भी डाल देंगे तो आपस में वो टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या होंगे, वो टूटेंगे। और इसका जो रोटेशन है 500 टाइम्स हमको क्या करना है, सिलेंडर को रोटेट करना है। किस रेट से रोटेट करना है तो 33 to 35 RPM से। RPM मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, है ना। 1 मिनट में इतना रिवॉल्यूशन करना है हमको 33 to 35, 500 टाइम्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब हमने इसको क्या कर दिया, इसको घुमा दिया तो हमारे जो एग्रीगेट हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फिर से सीव, यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सीव का साइज चेंज हो गया। सीव यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो 1.7 mm की सीव यूज कर रहे हैं, है ना। इस पे से हम एग्रीगेट को पास करा देंगे और जितना हमारा पास हो जाएगा उसका हम वेट ले लेंगे और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, ओरिजिनल में कितना लिया था उससे, और जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू जो है हमारी वो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा हमारी नहीं होनी चाहिए अदर कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ऐसे जैसे मैंने इस पर स्केल बताया वैसे यदि टफनेस ऑफ एग्रीगेट के लिए बात करते हो तो टफनेस टेस्ट के लिए भी हमारे पास और भी मेथड होती हैं लेकिन वो एग्रीगेट के लिए नहीं होती। और मेथड कौन सी होती है, जैसे आइजोड एंड 4P मेथड हो जाएगी हमारी, है ना। तो इससे भी हम टफनेस टेस्ट करते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ओके। अब हम एग्रीगेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारे पास जो अभी मैंने समझाया, जैसे अभी मैंने आपको फ्लैकीनेस और इलोंगेशन समझाया था वैसे ही उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ एग्रीगेट कम्प्लीटली पास थ्रू अ सीव ऑफ 75 mm एंड रिटेन ऑन सीव ऑफ साइज 60 mm, है ना। तो यदि मैं बात करूँ तो हमने जो सैंपल को पास कराया 75 mm की सीव से और रिटेन जो हुआ उस पर 60 mm की सीव पे, है ना। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं विल बी नो एज एलोंगेटेड एग्रीगेट, किस एग्रीगेट की बात किया है, एलोंगेटेड एग्रीगेट इफ इट्स लेंथ इज नॉट लेस देन। तो हमको पता है यदि इसने एलोंगेटेड एग्रीगेट की बात की है तो एलोंगेटेड एग्रीगेट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। एलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है, जिसकी लेंथ जो हो वो ग्रेटर हो किससे, 9/5 इंटू मीन साइज से, है ना, इंटू मीन साइज से। तो इस पर वैल्यू पुट कर देते हैं। यदि ये वैल्यू आई तो हमारा क्या होगा, ये जो भी वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगा, ये एग्रीगेट हमारा कैसा हो जाएगा, एलोंगेटेड एग्रीगेट, जो कि बोल के रखा कि हमारा एग्रीगेट कैसा है, एलोंगेटेड एग्रीगेट है। इसकी वैल्यू कितनी, नॉट लेस देन, तो नॉट लेस देन किससे लेस देन नहीं होनी चाहिए, तो 9/5 इंटू मीन साइज क्या है हमारे पास 75 mm की सीव है और हमारे पास 60 mm की सीव है। इसका मीन निकाल लेंगे हम, इसका मीन निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, इसको सॉल्व करने में 9/10 इंटू ये कितना हो जाएगा
135। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1215/10, तो यह जाएगा हमारा 121.5 mm, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एग्रीगेट विच पास थ्रू 25 mm सीव, एग्रीगेट पास हो गए हैं किससे, 25 mm की सीव से, एंड रिटेन ऑन 20 mm सीव, और 20 mm की सीव में रिटेन हो गए, इज सेड टू बी फ्लैकी, है ना। एग्रीगेट कैसे हैं, फ्लैकी हैं। इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन, लीस्ट डायमेंशन मतलब थिकनेस की बात होगी, थिकनेस क्या होती है इस पर, लेस देन 3/5 इंटू मीन साइज, है ना। तो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5 इंटू मीन साइज क्या है हमारा, यदि बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 + 20 / 2, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 3/5, या इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/10 इंटू कितना हो जाएगा 45, है ना। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 135/10, तो यह जाएगा हमारा 13.5। तो हमारा जो थिकनेस आ जाएगी कितनी आ जाएगी, थिकनेस इज नॉट लेस देन, या सॉरी थिकनेस कितनी आ जाएगी हमारी, लेस देन 13.5 mm, ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, ठीक है। इस पर भी आंसर डी, इस पर भी। और क्वेश्चन है हमारे जो हम देख लेते हैं, एग्जाम पे आए हुए हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 2.62 बी कंबाइंड विथ कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 5.4, है ना। हमको यहां पर क्या पूछा है, द परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 2.62, हमको रेशो पूछ रहा है किसका किसका, फाइनेस मॉडुलस और कंबाइंड वाले का, कंबाइंड कोर्स एग्रीगेट का, है ना। तो हम यदि इसको निकालना चाहें तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट, है ना, कंबाइंड एग्रीगेट। इसको मैं, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P2 - P डिवाइड बाय P - P1। अच्छा, यहाँ पर P2 क्या है, तो फाइनेस मॉडुलस है हमारा किसका, कोर्स एग्रीगेट का, कितना है जो कि कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस 6.8। उसके बाद फाइनेस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस कितना देख के रखा हमको 2.6, और कंबाइन का कितना देख के रखा हमको 5.4। फाइनेंस मॉडुलस कंबाइन का मतलब फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, इसका फाइनेंस मॉडुलस कितना देख के रखा हमको 5.4, है ना। तो सिर्फ हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, P2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.8, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5.4, है ना। यदि मैं बात करता हूँ हमारे P की वैल्यू कितनी है 5.4, और P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.6। तो ये हमारा कोर्स एग्रीगेट क्या है हमारा P2 है, फाइन एग्रीगेट क्या है हमारा P1 है, और ये हमारा क्या है P है। बस हमको वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.4 में से हमारा 1.4 माइनस होगा तो कितना जाएगा हमारे पास 1.4, है ना। और 5.4 में से यदि हम 2.6 को माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 2.8, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14 डिवाइड बाई 28, तो 1 2 1/2, मतलब हमारा आ जाएगा 0.5। तो हमारा जो इसका रेशियो है फाइन एग्रीगेट टू कंबाइन एग्रीगेट का, है ना, ये कितना आ जाएगा हमारा 0.3, 0.4, 0.5। तो हमारा आंसर क्या है हमारा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको समझ लेते हैं हम। द परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, यहां पर हमको क्या निकालने को बोला है कि फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज कितना है ऑफ फाइनेस, ये फाइनेस मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस कितना दिया हुआ हमको इसका 2.6, टू बी कंबाइंड विथ कोर्स एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 6.8 फॉर ऑब्टेनिंग द एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस 5.4। जब उसको कंबाइन किया तो उसका जो फाइनेस मॉडुलस है वो कितना आया था 5.4 आया था। कोर्स एग्रीगेट का जो फाइनेस मॉडुलस है वो कितना है 6.8 है, और जो फाइन एग्रीगेट है उसका जो फाइनेस मॉडुलस है वो कितना हमारा 2.6 है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन पे क्या अंतर है, इस पे पूछा है द परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट के बारे में पूछा, और इसमें क्या पूछा है द परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट ऑफ फाइनेस मॉडुलस। इस पे फाइनेस मॉडुलस ये दिया है, इन दोनों का रेशो पूछा है, इसका फाइन एग्रीगेट और कंबाइन एग्रीगेट का, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यदि हम बात करें जो हमारे पास एग्रीगेट होते हैं, एग्रीगेट टोटल हमारे एग्रीगेट क्या होंगे 100%, 100% मतलब मैं बोल सकता हूँ वैल्यू 1। और एग्रीगेट में क्या होता है फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, तो फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। हमको नहीं पता कि फाइन एग्रीगेट हैं कितने, तो फाइन एग्रीगेट हमको नहीं पता, तो हम फाइन एग्रीगेट मान लेते हैं कि फाइन एग्रीगेट हमारे पास कितने हैं x हैं, ठीक है। तो अब हमको फाइनेस मॉडुलस गिवन है, फाइनेस मॉडुलस फाइन के लिए कितना 2.6, फाइनेस मॉडुलस कोर्स के लिए हमको गिवन है कितना 6.8, और फाइनेस मॉडुलस हमको कंबाइन के लिए भी गिवन है, कंबाइन के लिए कितना गिवन है हमको 5.4। तो हमको फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू पता है और फाइन एग्रीगेट पता है x है, तो कोर्स एग्रीगेट हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा। अब इससे हम x निकाल सकते हैं, है ना। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, जो जनरली जब हमको 3 चीजें पता है और एक चीज निकालनी है हमको, है ना, तो हम इसके लिए अपन जैसे हमारा सीजी का फॉर्मूला होता है ना, सीजी निकालने का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लगाते थे। इस फॉर्मूले को बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, एनवायरमेंट में भी यूज किया जाता है, उसी फॉर्मूले को हम यूज कर ले रहे हैं x निकालने के लिए। तो फाइन एग्रीगेट इनटू फाइनेस मॉडुलस फाइन का, है ना, मैं f लिख देता हूं यहां पर, प्लस कोर्स एग्रीगेट और फाइनेस मॉडुलस किसका कोर्स का, डिवाइड बाय फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट इक्वल टू फाइनेस मॉडुलस किसका कोर्स एग्रीगेट का, कंबाइन एग्रीगेट का, कंबाइन एग्रीगेट का। बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर हमको, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, फाइन एग्रीगेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास x, और फाइनेस मॉडुलस कितना हमारा 2.6 प्लस कोर्स एग्रीगेट कितना है 1 माइनस x, वैल्यू कितनी है इसकी 6.8। इस पर यदि डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट कितना हमारा 1 है। इसकी यदि हम बात करते हैं फाइनेस मॉडुलस कितना हमारा 5.4, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है हमको, 2.6x प्लस 6.8 माइनस 6.8x इक्वल टू 5.4। इन दोनों को यदि मैं सॉल्व कर दूं, इसको और इसको, तो 6.8 में से हमारा 2.6 जाएगा तो कितना जाएगा माइनस 4.2x आ जाएगा, और 5.4 में से 6.8 माइनस होगा तो हमारा कितना आ जाएगा 1.4 माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 14 डिवाइड बाई 42, तो ये आ जाएगा 14 1/3 यदि परसेंटेज निकालें 33.33%, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब हमको ऑप्शन में क्या है 60%, 30%, 40% और 50%, तो हमारे पास ज़्यादा अप्रोक्सीमेट 33 के पास कौन सी वैल्यू हमारी 30%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30%। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, एग्रीगेट का हम लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एग्जाम पे आया हुआ प्रीवियस ईयर पे। इफ 20 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज सीव्ड थ्रू 80 mm सीव, 40 mm सीव, ऐसे आपको सीव दी हुई हैं और आपको सैंपल बता के रखा कितना है आपका 20 kg का, ठीक है। अलग अलग सीव दी हुई है और हर एक सीव पे जो रिटेन हुआ है, वेट रिटेन जो हुआ वो कितना है आपका 0 kg, 2 kg, इस तरीके से, है ना। तो आपको निकालना है फाइनेस मॉडुलस ऑफ द एग्रीगेट लाइज बिटवीन द रेंज, किस रेंज के अंतर्गत हमारा फाइनेस मॉडुलस है, ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पता है फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, फाइनेस मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है आपका सम कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। अच्छा, हमने सबसे पहले क्या किया, आईएससी हमको जो दी हुई है उसको अरेंज कर लिया, उसके बाद वेट रिटेन जो है हमारे पास टोटल 20 kg का हमारे पास टोटल सैंपल है हमारे पास, है ना। तो हमने 80 mm से सीव को रिटेन किया, तो इस पर कुछ नहीं बचा, इस पर आपका 2 kg रिटेन हुआ, 20 mm में 8 kg रिटेन हुआ, इस तरीके से आपका चलता गया। तो यहाँ तक यदि हम देखें इन सबको सम करें तो 20 kg हमारा यहीं पे हो गया, तो बाद में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर तो कुछ रिटेन होगा ही नहीं, यहाँ पर कुछ रिटेन नहीं होगा, है ना। अच्छा, हमको निकालना क्या है समीशन कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेन, है ना। तो इसको निकालने के लिए पहले हम कम्युलेटिव रिटेन कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, सबको प्लस करते जाना। यहाँ पर क्या होगा 0, यहाँ पर क्या जाएगा 2, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, 20 + 0 20, 20, 20, 20 और 20, ठीक है।
नेक्स्ट हमको निकालना परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर यदि मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 0, और हमारे पास टोटल सैंपल है 20, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे तो 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका निकालना यदि हमको तो 10 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50। नेक्स्ट यदि मेरे को निकालना है 16 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, ये 80। और नेक्स्ट 20 डिवाइड बाय 20 इंटू 1 मतलब ये आ जाएगा 100, 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 और ये भी हमारा आ जाएगा 100, है ना। हम इस सब को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, इन सब का हम सम कर लेंगे। सम करने में कितना जाएगा, ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा आपका 140, तो ये हो जाएगा हमारा 740, है ना। तो हमारी यदि हम इसका फाइनेंस मॉडल्स निकालना चाहेंगे तो फाइनेंस मॉडल्स कितना जाएगा हमारा 740 डिवाइड बाय 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7.4। फाइनेंस मॉडल्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7.2 से 7.4, मतलब हमारी एग्जैक्ट 7.4 है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और वीडियो आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे। ओके, थैंक यू।